एक तरफ ये भी देखे ना कि उस बेचारे इलाकाई जो थाना एसएचओ है उसकी भी परेशानियां है ना। आप जाके कह रहे हैं कि मेरी एफआईआर काट दे, अगर वो रोज की 15-20 एफआईआर अगर वो काटेगा तो उसका इलाका बदनाम होगा, उसका थाना बदनाम होगा कि यार उसकी मौजूदगी में इतनी वारदातें हो रही हैं यहाँ पे, ऑन रिकॉर्ड हो रही हैं। फिर आप रजिस्टर करा रहे हैं कंप्लेनें, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उस बेचारे को फिर अदालत के चक्कर लगाने पड़ेंगे भाई, फिर आईओ आपके चक्कर में जाएगा कि यार इधर आओ उधर आओ। फिर भाई आपका शो है, हाँ, तो आप मुझसे ऐसे बिल्कुल ट्रीट कर सकते हैं। आप एग्री करना ना करना ये आपका राइट है। हाँ ठीक है, ठीक है ना। हाँ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकली ये मुमकिन है। तो सर ये तो आप बिल्कुल वैसी ही बातें कर रहे हैं जैसे हमारे साहब मेयर साहब करते थे। मेरे पास इख्तियार तो नहीं है, लेकिन मैं मेयर कराची हूँ। प्रोटोकॉल पूरा लूटते थे, ठीक है ना। सरकारी अशाइये वो अटेंड करते थे, लंचेस डिनर सब वो करते थे सरकार के खाते पे, अपना टीएडीए किसी पर नहीं छोड़ते थे, ठीक है। लेकिन मेरे पास इख्तियार नहीं है। तो मॉडल पुलिस स्टेशन बेसिकली होता ही वही है जो लोगों को दिखाया जाता है कि ये देखें ये एग्जाम्पल है। मैं किसी पसमानदा इलाके के पुलिस स्टेशन की बात नहीं कर रहा। दिखाने के लिए जो एग्जाम्पल मॉडल बनाया गया वो दिखाने की हद तक है। आप प्रैक्टिकली सोच के चले गए 9:30 बजे के आपको वहाँ मुंशी मिलेगा और आपकी एप्लीकेशन लिखेगा वो। 5 विजिट्स के बाद मुझे जाकर जो है वो 1 अदद एफआईआर मेरी काटी गई, वो भी बहुत रिक्वेस्ट के ऊपर। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बाहर कंप्यूटर लेके बैठा हुआ होगा? सर मैं तो सर जितना मैंने थंब थोड़ी लगा रहा है, वो आईओ है यार। बिल्कुल आईओ है, तो आईओ भी तो किसी पैरामीटर के बाद ही आईओ बना है ना। या वो अपने घर से निकला था तो रास्ते में उसको पता लग गया कि उसने फलां थाने के अंदर जाके आईओ लग जाना है। जिस दिन वारदात हुई, जब मैं एप्लीकेशन लिख रहा था तो वहाँ पर एक ऑफिसर बैठे हुए थे वर्दी में। उन्होंने मुझसे पूछा बेटा क्या हुआ? मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मसला हो गया। तो कहने लगे लैपटॉप किसका था? मैंने कहा कंपनी का। तो कहने लगे आगे से कि सबका कंपनी का छिन रहा है, अपना किसी का नहीं जा रहा। तो ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मैं रवैया मॉडल पुलिस स्टेशन का रवैया बता रहे हैं। हम कराची में रहने वाले लोग हैं। दुनिया के तमाम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में क्राइम होता है, लेकिन सर क्राइम के बाद जो जलालत है ना वो मेरा ख्याल से सिर्फ पाकिस्तान में ही होती है। सीआर हो गया तो मैं ये कानों को हाथ लगाता हूँ इस कैमरे के सामने और मैं दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह ताला कभी किसी दुश्मन को भी वहाँ उस ऑफिस में ना ले। क्योंकि मुझे ये नहीं कह रहे कि एसएचओ साहब जो है किसी भी थाने के वो अपने कंधे पे जो है वो हजरत उमर फारूक के दौर की याद ताज़ा करते हैं, वो राशन उठा के लोगों के घरों पे पहुँचाए। हम ये बात नहीं कर रहे। नहीं, मोहम्मद जुनैद आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं हेल्पलाइन 786 चैनल के साथ। और आज जो हम केस लाए हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसा कि आजकल सोशल मीडिया पे वीडियोज़ हम देखते आ रहे हैं कि स्नैचिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। इसकी कुछ वजूहत लोग कहते हैं कि बेरोज़गारी है। आप यंग जनरेशन के पास ना जॉब्स हैं, ना रोज़गार मिल रहा है, ना दिहाड़ी पेशे आदमी के पास कुछ है। आप अगर वारदातों की वीडियोस देखें तो आपको पढ़े लिखे लोग नज़र आएंगे, वेल ड्रेस्ड लोग जो हैं वो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं। तो ये सारी वजूहत आजकल बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए जो है हमारे पास एक केस आया, हमारे वकार भाई हैं वो आजकल इसी सारी सिचुएशन के साथ गुजर रहे हैं। इनके साथ भी एक हादसा पेश आया, तो हम इनका एक्सपीरियंस देखते हैं कि कैसा हुआ। क्योंकि हमने तो यही देखा है कि सिस्टम ऑनलाइन है। अगर कोई परेशानी है, आपके साथ कोई वारदात हो जाए तो आप ऑनलाइन जाएँ एफआईआर कटवा दें, ऑनलाइन एफआईआर की सहूलत मौजूद है। लेकिन हमारे वकार भाई के साथ क्या पेश आया हम इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं और फिर देखते हैं हालात किस तरफ जा रहे हैं और क्या आवाम को सहूलतें मुयस्सर हैं ऑनलाइन सारी चीज़ें होने के बाद। तो वकार भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुनैद भाई सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं वो तमाम चीज़ें आपके सामने रख सकूं जो कि एक कराचीआइट फील करता है, उन मसाइल को फेस करता है। और ये मुझसे बेहतर राइट नाउ आपको कोई नहीं बता सकेगा क्योंकि ये रिसेंट मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ और वो बेसिकली मैं आपको शुरू से लेता हुआ चलूँ ताकि मैं आपको पूरा तसलसल के साथ पूरा सिस्टम बता सकूँ कि मसला बेसिकली क्या है। ठीक है, आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन आप एक तरफ ये भी देखें ना कि उस बेचारे इलाकाई जो थाना एसएचओ है उसकी भी परेशानियां है ना। आप जाके कह रहे हैं कि मेरी एफआईआर काट दे, अगर वो रोज़ की 15-20 एफआईआर अगर वो काटेगा तो उसका इलाका बदनाम होगा, उसका थाना बदनाम होगा कि यार उसकी मौजूदगी में इतनी वारदातें हो रही हैं यहाँ पे, ऑन रिकॉर्ड हो रही हैं। फिर आप रजिस्टर करा रहे हैं कंप्लेनें, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उस बेचारे को फिर अदालत के चक्कर लगाने पड़ेंगे भाई, फिर आईओ आपके चक्कर में जाएगा कि यार इधर आओ उधर आओ। फिर हर चीज़ का एक बजट है। आप कह रहे हैं कि मुझसे टैक्स लिया गया, तो अगर वो टैक्स आपसे नहीं ले तो उस थाने को टैक्स मिलता कब है? पास तो हो जाता है हमारे यहाँ कि फला पुलिस का ये बजट पास हो गया। पास होते होते उस थाने एसएचओ के पास आते आते कब आता है? उससे पहले अगर उसने आप लोगों की खिदमत करनी है, आप लोगों के काम सर अंजाम देने हैं, तो वो कहाँ से करेगा भाई? उस बेचारे की तनख्वाह कितनी है?
गवर्नमेंट ऑफिसर है, ठीक है, टाइम पे आ जाती है पहली तारीख को और आपको मेरी तरह लेट नहीं मिलती, लेकिन पहली को आ जाती है, लेकिन उस तनख्वाह में वो बेचारा आपके थाने के मसले हल करेगा या अपना राशन देखेगा। अब ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी पड़ेंगी। मॉडल थाना बिल्कुल है, वो सब चीज़ें हैं, लेकिन उस आईओ की भी मजबूरी है, एसएचओ की भी मजबूरी है, जो बजट नहीं मिल रहा उन लोगों को। तो मैं जुनेद भाई यहाँ पे इतना कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं हुआ था कि वो साहब रात को सोए, सुबह उठे तो उनको पता था कि उन्होंने इस थाने में जाना है। उन्होंने किसी भी थाने में जाना हो, हर थाने का यही हाल है ना, किसी भी थाने में जाना हो ना, किसी भी थाने में जाना हो, सिस्टम है एक, ठीक है ना। आपके पास आप देखें, आप टैक्स भरते हुए आ रहे हैं ना आज तक। नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन आप और मैं ये भी तो जानते हैं ना कि ये तो रेस होती है ना कि हमने एसएचओ लगना है। सर जब आपके हाथ में इख्तियार नहीं हो तो आप उस रेस के अंदर क्यों मतलब दौड़ रहे हैं? हमारे यहाँ से जब आपने मुझे देखें, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ आपके सामने बैठ के, मेरा इख्तियार ये भी तो था ना कि मैं ये बात ना करता, नहीं करता। अब कल को ये वीडियो हमारी जाती है सोशल मीडिया के ऊपर तो मैं इससे इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये वीडियो गन पॉइंट पे तो नहीं बनवाई ना, ये मेरा ही इख्तियार था, मैं अपनी मर्जी से रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, ठीक है। तो वो कोई भी ऑफिसर हो, किसी भी थाने का हो, कि वो काम नहीं कर सकता तो सर घर बैठ जाए। टैक्स के पैसे से तनख्वाह तो लेट आ ही रही है ना, आ ही रही है ना, बिल्कुल आ रही है। तो जब उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन ही यही है कि उन्होंने लोगों को फैसिलिटेट करना है, अकोमोडेट करना है, ये उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है। हाँ। हम उनसे एक्स्ट्रा डिमांड नहीं कर रहे, मेरी बात को समझने की आप कोशिश कीजिएगा। समझ रहा हूं। हम उनसे ये नहीं कह रहे कि एसएचओ साहब जो है किसी भी थाने के, वो अपने कंधे पे जो है वो हजरत उमर फारूक के दौर की याद ताज़ा कर दें, वो राशन उठा के लोगों के घरों पे पहुंचाए, हम ये बात नहीं कर रहे, नहीं, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि सर सरकार ने आपकी जो जेडी डिफाइन की है, क्या आप वो उसको फुलफिल कर रहे हैं? दैट्स इट। हम तो ये कह ही नहीं रहे ना कि किसी के घर में अगर पानी नहीं आ रहा तो उसका रिस्पॉन्सिबल भी एसएचओ, हम तो ये बात ही नहीं कर रहे। और जहाँ तक आपने बात की कि रोज़ 15 से 20 FIR अगर होंगी तो उनका थाना बदनाम होगा, तो सर उनकी जेडी ही यही है कि उन 15 से 20 FIRs को रोकना, उनकी जेडी ही यही है, पेट्रोलिंग बढ़ाना और ये सारे मामलात करना। ये तो मेरे जैसा कॉमन मैन कर रहा है, तो उनके तो बाकायदा ट्रेनिंग्स होती हैं, सेशंस होते हैं, और उनको ये सारी चीज़ें पढ़ाई और सिखाई जाती हैं, साइकोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी। दे शुड नो हाउ टू टैकल द सिचुएशन, हाउ टू टैकल द फ्रस्ट्रेशन, थाने में आने वाले परेशान आदमी को कैसे अकोमोडेट करना है, ये तो उनकी सर जॉब डिस्क्रिप्शन का हिस्सा है। आप और मैं जिस भी काम से या कारोबार से वाबस्ता हैं, तो हमें भी तो मालूम है ना हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। अगर आपका काम ये शो करना है तो आपसे मैं ये तो नहीं कह रहा ना कि आप इस शो से हट के भी कोई एक्स्ट्रा एफर्ट कर लें, आप अपनी एक जेडी में अपनी डोमेन में रहते हुए अपना काम कर रहे हैं, तो मैं ये बात आपसे कर रहा हूँ। और ये जो दूसरी बात आपने की थी कि वो बेचारा क्या क्या करे, तो सर ये तो आप बिल्कुल वैसी ही बातें कर रहे हैं जैसे हमारे साहब का मेयर साहब करते थे। मेरे पास इख्तियार तो नहीं है, लेकिन मैं मेयर कराची हूँ, प्रोटोकॉल पूरा लूटते थे, ठीक है ना, सरकारी अशाइये वो अटेंड करते थे, लंचेस डिनर सब वो करते थे सरकार के खाते पे, अपना TADA किसी पर नहीं छोड़ते थे, ठीक है, लेकिन मेरे पास इख्तियार नहीं। हमारे जो अफसराने बाला हैं पुलिस के अंदर, तो इनको जो बाकायदा तौर पे, मैं स्पेशली बात करूँगा PSP ऑफिसर्स की, तो बाकायदा इनका एक जो करिकुलम है, जो इनको ट्रेनिंग दी जा रही है, वो कोई नॉर्मल नहीं है। अच्छा, ठीक है ना। अगर आप हमारे सिंध पुलिस में ही अफसरान को उठा के देख लें तो ये वो लोग हैं, इनमें काफ़ी सारे लोग मतलब इंटरनेशनल कोर्सेज़ के ऊपर मुल्क से बाहर जाते हैं और डिफरेंट फोर्सेस के साथ पढ़ते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, जिनके कोर्सेज़ का पार्ट है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि सर या तो आपके पास वसाइल ना हो ना, कि आप बोले हमें तो पता ही नहीं था करना क्या करना है। सर आप तो वो सेशंस लेकर आए ना, सरकार ने आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट की, आपको वो करवाया सारे मामलात, और उसके बाद आपको काबिल बनाया, तो सर आपने वो चीज़ अब इम्प्लीमेंट करनी है। देखें, मैं आप मुझसे बार बार ये बात कर रहे हैं ना कि मसले मसाइल हैं, सर मसले हैं तो हम भी तो आपके साथ खड़े हैं। हम ये कब कह रहे हैं कि आप नहीं कर रहे, ठीक है जो हुआ सो हो गया ना, हम तो आपके साथ खड़े हैं ना। आप जो मिसाल के तौर पे, मैं अगर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, मेरी कंपनी मुझे अगर एक सर्टिफिकेशन करवा देती है या किसी भी किस्म की एक ट्रेनिंग करवा देती है, तो ये तो आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ कि वो फिर मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मैंने इसको सिखाया है वो ये काम यहाँ पर करे या अपने से वाबस्ता लोगों को वो चीज़ सिखाएगा। तो मेरा भी तो सवाल उन तमाम अफसरान से है कि हुजूर आप तो ट्रेनिंग लेकर आए, आप वो सारे मामलात से वाकिफ़ हैं, तो फिर ये चीज़ें क्यों नहीं ठीक हो रही। ये स्पेशली मैं PSP अफसरान से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर कि आप लोग ही मतलब ये आप लोग जब PSP ऑफिसर बनते हैं तो आप एक अदद कमीशन का एग्ज़ाम देकर PSP ऑफिसर बनते हैं, ठीक है ना।
तो ये कमीशन का इम्तिहान वो एक इम्तिहान है जो कि मतलब पाकिस्तान में सबसे सुपीरियर एग्ज़ाम है ना। अच्छा। कि जिस बंदे ने ये एग्ज़ाम दे दिया कि बस वो तो एक्स्ट्रा मतलब कोई चीज़ है कि अल्लाह ने उसके अंदर ऐसी सलाहियत रखी है कि उसने ये एग्ज़ाम पास कर लिया, क्वालिफाइड है डेफिनेटली। तो सर आप इतने एक्स्ट्रा जीनियस हैं तो फिर सिस्टम में इतनी ख़राबियाँ क्यों हैं? मेरी जो अर्ज़ है बेसिकली वो ये है, ठीक है ना। तो मेरे साथ 24 नवंबर को एक अदद वारदात हुई ऑफिस से वापसी में, कराची का इलाका। तो मैं अपने घर की तरफ जा रहा था तो मीनवाइल 2 बाइकों के ऊपर 3 अफराद आए और उन्होंने मुझे ग्रैब कर लिया, एक आगे आके और एक पीछे आके। और मेरे पास ऑफिस का लैपटॉप था और डेफिनेटली जिसके अंदर ऑफिस की चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स, बैग में सारी चीज़ें थी। उन्होंने वो एक वेपन मुझे दिखाया और मतलब मेरी तरफ किया और उन्होंने वो बैग उतर के ख़ुद बाइक से, और मेरी जेब से मेरा वॉलेट निकाला जिसके अंदर ओरिजिनल CNIC, ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस, ATM कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स और कुछ कैश सेपरेट एक जेब में मौजूद था। वो सेल फ़ोन भी उन्होंने मेरा लिया। अच्छा। तकरीबन सर ये सारा प्रोसेस उन्होंने विद इन 1 मिनट, ये मैं आपको 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, ये विद इन 1 मिनट ये उन्होंने सारा मतलब वो किया। एंड देन दे वेंट, वो बिल्कुल जहाँ से आए थे वापस वहीं चले गए। और उसकी एक मैं बुनियादी वजह आपको बताता चलूँ कि मैं जहाँ पर स्नैच्ड हुआ, जो मेरे साथ वाक़या हुआ बेसिकली, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जो कि कराची का एक सबसे बड़ा मसला है बेसिकली, जो कराची की सड़कें। ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मैं आपको उस जगह पर लेकर जा सकता हूँ कि वो रोड ही ख़राब थी, मेरी बाइक स्लो थी। अगर मेरी बाइक स्लो ना होती, ये मैं ऑन द कैमरा ये बात कर रहा हूँ, मैं भाग जाता वहाँ से, क्योंकि मैं स्पीड देता, मैं भाग जाता। तो बेसिकली वो रोड इतनी ख़राब थी, मैंने अपनी बाइक स्लो की, वो बस वो बाइक इतनी स्लो थी, खड्डे थे सारे रोड पे, तो उन्होंने मुझे वहीं पर आके बेसिकली पकड़ लिया। तो उन्होंने स्टडी की हुई थी ना कुछ बिल्कुल कि ये एक ऐसा एरिया है कि यहाँ पे लोगों को हम ट्रैप कर सकते हैं, स्पीड स्लो होगी, बिल्कुल डेफिनेटली। और बहरहाल ये मेरे साथ एक मामला हुआ और वो वहाँ से फ़रार हुए। तो मैं वहाँ से बाहर निकला। अक्सर मैंने देखा है कि वहाँ पर रेंजर्स की मोबाइल होती है और समटाइम्स 15 की मोबाइल भी मौजूद होती है, लेकिन उस दिन वो इत्तेफाक था कि कोई भी मौजूद नहीं था। तो एक सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक के बैठे थे, उनको मैंने बताया, तो उन्होंने मुझे बताया कि थाने आप जाके रिपोर्ट कर। मैं थाने पहुँचा। अब यहाँ पे एक और स्टोरी शुरू होती है। मेरे साथ एक मसला हुआ है और गन पॉइंट के ऊपर मतलब स्नैचिंग हुई है, तो आप एक बंदे की कैफियत को समझ सकते हैं कि वो किस मेंटल स्टेट के अंदर उस वक्त है। बिल्कुल। तो मैं वहाँ पर गया, वैसे तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डील किया, कहा कि बैठे पानी शानी पिए, तो मुझे अच्छा लगा। फिर उन्होंने एक अदद पेपर और पेन मुझे पकड़ा दिया और कहने लगे इस पर लिखें जो आपके साथ हुआ है। आई वॉज थिंकिंग कि मैं परेशान हूँ और मैं यहाँ पर आया हूँ, तो आप मेरी सुन के उसको लिख देंगे कुछ अपने ही हाथों से, या जो भी आपकी एक लफाजी होती है उस तरीके से। बहरहाल मैंने वो जैसे तैसे करके एक एप्लीकेशन अपनी वहाँ पर पूरी लिखी और मीनवाइल मैंने अपने घर भी फ़ोन कर दिया था कि वो भी जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड, IME नंबर वगैरह वो भी ले आए घर से, ताकि मैं वो भी इसमें रिपोर्ट कर सकूँ। तो बहरहाल ये बात है 24 नवंबर 2021 की। तो मैंने वो एप्लीकेशन वहाँ पर दी और वो जो एक डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है, उन्होंने मुझे एक उस एप्लीकेशन पे रिसीविंग दी और सिस्टम जनरेटेड एक कंप्यूटर स्लिप दी कि जिसकी बेसिस पे उन्होंने मुझे बताया कि आपका CNIC और ड्राइविंग लाइसेंस आप इसकी बेस पर रिन्यू करवा लें, उसको आप दोबारा से बनवा लें। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि ये SHO साहब जो है आपकी रिक्वेस्ट पढ़ेंगे, क्योंकि वो दरख्वास्त जो थी वो SHO साहब के नाम थी, और वो 5-6 दिनों के अंदर इस दरख्वास्त को पढ़ के आपसे रब्ता कर लेंगे। तो बहरहाल मैं वहाँ से गया और घर आ गया। उसके बाद 1 हफ़्ते का टाइम मैंने वेट किया। तो बहरहाल वो कराची का जो पोश इलाका था, उस पोश इलाके के उस थाने के अंदर जब मैं गया तो वहाँ पर मुझे वो उन्होंने सिस्टम जनरेटेड स्लिप भी दे दी और स्लिप के साथ साथ मुझे मेरी एप्लीकेशन पर रिसीविंग भी दे दी। 7 दिन गुजर गए, मुझसे किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। तो मैंने फिर ख़ुद एक दिन विज़िट कर लिया, एग्जैक्टली 8वें दिन, यानी कि 1 दिसंबर को। जब मैं वहाँ गया सुबह 9:30 बजे, तो मैं जब थाने पहुँचा तो मुझे पहला सरप्राइज़ तो ये मिला कि आप बाद में आइएगा, अभी मुंशी नहीं है, तो वही आपकी रिपोर्ट लिखेंगे। तो आप कितने बजे चले गए थे? मैं सुबह 9:30 बजे। आप 9:30 बजे गए ना, आप सरकारी दफ्तर में जा रहे हैं, माशाल्लाह कराची के रिहायशी हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए। तो 9:30 बजे गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर कौन आता है?
तो मैंने तो जहाँ तक सुना है, जैसे कि मैं खुद आईटी ग्रेजुएट हूँ और मैंने सोचा है कि हमारे सिस्टम्स अपडेट हो गए हैं और ऑनलाइन एफआईआर का सिस्टम होगा, तो मैं तो ये सारी चीज़ें, और वो मॉडल पुलिस स्टेशन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो मॉडल पुलिस स्टेशन बेसिकली होता ही वही है जो लोगों को दिखाया जाता है कि ये देखें, ये एग्जाम्पल है। मैं किसी पसमानदा इलाके के पुलिस स्टेशन की बात नहीं कर रहा। दिखाने के लिए जो एग्जाम्पल मॉडल बनाया गया वो दिखाने की हद तक है। आप प्रैक्टिकली सोच के चले गए 9:30 बजे कि आपको वहाँ मुंशी मिलेगा और आपकी एप्लीकेशन लिखेगा वो। बिल्कुल, मैं ऐसे ही सोच कर गया था, क्योंकि गुमान अच्छा रखना चाहिए कि हमारे लोग जो है वो यकीनन हमारे को मतलब अपनी आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए वहाँ पर मौजूद होंगे। लेकिन मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि मुझे वहाँ जाके सरप्राइज मिला, इसलिए मैंने ये चीज़ ऐसे क्लियर कर दी कि इस शक्ल में मुझे वहाँ पे सरप्राइज। ठीक है। तो 8वें दिन ये सरप्राइज़ मॉर्निंग में मिला। उसके बाद रात में मैं फिर दोबारा उनके पास गया तो उन्होंने कहा जी अभी सर बिज़ी हैं और अब बाद में मुझे फ़ोन कीजिएगा। बाद में फिर मैं घर चला गया, फिर मैंने उन्हें फ़ोन किया तो कह रहे नेक्स्ट डे आ जाए। नेक्स्ट डे मतलब ये फिर बैक एंड फोर्थ चीज़ें होती रहीं। 5 विज़िट्स के बाद मुझे जाकर जो है वो एक अदद एफआईआर मेरी काटी गई, वो भी बहुत रिक्वेस्ट के ऊपर, और वायरल वो प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह हो गई, जो कि जुम्मा गालिबन 3 दिसंबर को। तो रिक्वेस्ट किसकी थी? मतलब हमारे कायदे आज़म वाली रिक्वेस्ट थी या विदाउट कायदे आज़म वाली? नहीं, ये मैंने अंडर टेबल रिक्वेस्ट तो नहीं, अंडर द टेबल मैंने कोई काम नहीं किया। अंडर द टेबल करना होता तो ये काम मैं 24 नवंबर को भी करवा सकता। 24 को ही हो जाता, ठीक है ना। मैं वो काम, क्योंकि मेरे जहन में तो वो मॉडल पुलिस स्टेशन था ना, और वो रियासत मदीना और ये सारे मामलात थे मेरे जहन में कि बिल्कुल वो करप्शन फ्री पाकिस्तान और सिटीजन पोर्टल XYZ, ये सारी चीज़ें मेरे जहन में थी। और हम लोग जितना यूथ एज ए यूथ आप समझ रहे हैं बिल्कुल कि हम जितना चीज़ों से इंस्पायर थे, यूथ वाला सिस्टम था ना, वो कह सकते हैं आप ना कि हमने उसको थोड़ा सा फेस किया। तो बहरहाल वो जुनून भी उतर गया हमारा। तो एनीवेज बहरहाल अब ये बात हो गई फ्राइडे 3 दिसंबर की। 3 दिसंबर के बाद मुझे सैटरडे को 4 दिसंबर को कॉल आती है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की, और बहरहाल वो मैं किसी वजह से नहीं पिक कर पाया। देन मैंने कॉल बैक की तो पता लगा कि ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। ये मुझे एक अच्छा लगा कि कम से कम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मुझे खुद अप्रोच कर रहे थे, आपको कॉल किया। ये बहुत अच्छा गुड साइन था ना, गुड जेस्चर था। तो बहरहाल जब मैंने उनसे कॉल पे बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको जो है वो कुछ चीज़ें होंगी, लाइक CPLC जाना होगा, स्केच वगैरह अगर आप बनवा सकते हैं तो वहाँ हेल्प कर दीजिएगा, और कुछ आपको शनाख्त के लिए एल्बम वगैरह दिए जाएंगे कि अगर आप कुछ शनाख्त कर सकें तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे जहन में ये था कि मैंने इस कंप्लेन को प्रोसेस करवाया है, तो इसमें जहाँ जहाँ एक मेरी ज़रूरत रिक्वायर्ड होगी सरकार को, तो मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँ। क्योंकि मैं उस चीज़ को भी अप्रिशिएट नहीं करता कि हम सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करें कि सरकार कुछ नहीं करती। इनकी तरफ से एक मामला होता है कि हम तो कंप्लेन कर देते हैं, जो मुद्दई है वो नहीं आता कंप्लेन पे, वो रिपोर्ट पे लोग रिवर्स हो जाते हैं। तो मैंने कहा मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं हर चीज़ पर वो करूँगा। तो बहरहाल 3 के बाद 4 दिसंबर को ये बातें हुई। 4 के बाद कल मुझे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की मतलब कॉल आई सेकंड हाफ में। उन्होंने कहा कि आप मंडे को, वैसे उन्होंने मुझे कह भी दिया था कि मंडे को आइएगा, कल फिर उनकी कॉल आई। तो बहरहाल उन्होंने कहा था एक आप गवाह अपने साथ ले आइएगा जो कि उस जाए वकुआ का मुआयना भी हो जाएगा, और एक गवाह आपकी तरफ से हो जाएगा कि वकार भट्ट साहब ये मामला करवा रहे हैं। हाँ, इन्वेस्टिगेशन आईओ की रिक्वेस्ट थी। हाँ जी, मतलब गवाह इसलिए था कि आईओ आपके साथ जाके विजिट कर रहा था। गवाह इसलिए था कि वकार भट्ट इंक्वायरी करवा रहे हैं, गवाह उस जगह पर नहीं गया। अच्छा, गवाह ने सिर्फ, वो मेरा गवाह था कि वकार भट्ट ये प्रोसेस करवा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के साथ। तो वो कोई भी था तो मैंने अपने भाई को बुला लिया था। ठीक है। तो बहरहाल अब मज़े की बात देखिए कि मेरे भाई जो हैं वो अपने घर से उस थाने पहुँचे और मैं अपने ऑफिस से पहुँचा, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। यहाँ पे एक और सरप्राइज़ मैं आपको देना चाहूँगा कि आपस की इदारों में काम करने वाले लोगों की केमिस्ट्री या सिंक्रोनाइजेशन इतनी मिसमैच है। मेरे भाई मुझसे पहले वहाँ पहुँच गए और मेरे भाई के पास इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साहब का नंबर नहीं था। तो बहरहाल वो उन्होंने लाके गेट पे लाके पूछा कि जी फ़लाँ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। उन्होंने कहा वो तो कोर्ट में, वो तो थाने में ही नहीं आए। तो मेरा भाई कह रहे हैं कि यार वो तो थाने में है क्योंकि मुझे बताया गया है कि वो थाने में है। तो मतलब आप इमेजिन करें कि आपस उनको पता ही नहीं है थाने में कौन मौजूद है और कौन नहीं है। आप इससे थोड़ा सा, ये मैं मॉडल पुलिस स्टेशन को एग्जांपल बनाते हुए, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बाहर कंप्यूटर लेके बैठा हुआ होगा? सर मैं तो सर जितना मैंने थम थोड़ी लगा रहा है, वो आईओ है यार। बिल्कुल आईओ है, तो आईओ भी तो किसी पैरामीटर के बाद ही आईओ बना है ना। या वो अपने घर से निकला था तो रास्ते में उसको पता लग गया कि उसने फलां थाने के अंदर जाके आईओ लग जाना है। आईओ के भी तो कोई पैमाना तो होगा ना, काबिलियत का या ना अहलियत का। मुझे आप आईओ लगा दें,
आप मैं बैठा कंप्यूटर में एंट्री करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर, पढ़े लिखे बिजनेस का अपना IT ग्रेजुएट है अल्हम्दुलिल्लाह, करेंगे हम। तो आप मुझे IO लगवा दें। अगर आप समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता तो सर ये हो सकता है ना, प्रैक्टिकली नहीं है ये चीजें। आपका कसूर नहीं है असल में, आपने जो सुना और देखा है ना, आपकी वो बात बिल्कुल सही है। जुनैद भाई आपका शो है, हाँ। तो आप मुझसे ऐसे बिल्कुल ट्रीट कर सकते हैं, आप एग्री करना ना करना ये आपका राइट। हाँ ठीक है, ठीक है ना। हाँ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकली ये मुमकिन है। प्रैक्टिकली ये भी तो मुमकिन है ना। मैं अब यहाँ पे फॉर इंस्टेंस बात करता हूँ कि कोई भी वर्दी वाला शख्स हमारे लिए काबिल एहतराम है, बिल्कुल है, ठीक है जी, किसी भी इदारे से हो। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, किसी भी वर्दी वाले शख्स के साथ खुदा न खास्ता उसके साथ या उसके बच्चों के साथ ये इंसिडेंट होता है तो क्या उसका मामला भी इतना डिले होगा जितना मेरा हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो क्यों बस होगा? फिर जब आप खुद कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है तो प्रैक्टिकली सबके लिए ना हो। या तो हम ये कहें कि जी उसके लिए अलग कानून है और आपके लिए वकार भट्ट साहब अलग कानून है। तो ये तो है ना, हमारे यहाँ देखा ही जा रहा है ना। वो मैंने आपको दूसरा ट्विस्ट बता दिया कहानी में कि उनको पता नहीं है कि थाने अंदर है कि नहीं है। ठीक है, आप आगे चले, कंटिन्यू। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास गए, सलाम दो ही, मैं भी वहाँ पहुँच गया इतनी देर में। एनीवेज तो बहरहाल उन्होंने कहा कि आपने 10 दिन के बाद FIR क्यों कटवाई, सेम डे क्यों नहीं या वेरी नेक्स्ट डे क्यों नहीं करवाई? ठीक है। मैंने कहा सर 6 चक्कर मैंने मारे हैं उसके बाद जाके ये हुआ है। तो मैंने कहा 10वें दिन भी तो मैं आपके सामने मौजूद हूँ, बैठा हुआ हूँ। ठीक है। अगर मैंने काम प्रोसेस ही नहीं करना होता तो मैं 10वें दिन भी क्यों आता? मैं तो रोज नामचा करवा लेता या मेरे पास वो कंप्यूटर जनरेटेड स्लिप थी। मैं क्यों इतनी ख्वारी काटूं? अपने प्राइवेट जॉब करता हूं, वहां से छुट्टी लेकर आ रहा हूं, तकरीबन 1,30,000 से 35,000 रुपए मालियत का मेरा नुकसान हो गया, उसको भी मैंने बेयर किया। ठीक है ना। और अब ये सारी चीजें प्रोसेस में भी डाली हैं, जाहिर सी बात है फोन छिना, फोन भी लेना है, लैपटॉप गया वो भी वो लेना है, और इसी तरीके से जो अब डॉक्यूमेंटेशन होनी है डेफिनेटली उनकी फीसेस भी दोबारा आपने भरनी है, ठीक है ना। अच्छा, एक मैं आपको मज़ेदार चीज़ इसमें और बताता चलूँ कि ये जिस दिन वारदात हुई, जब मैं एप्लीकेशन लिख रहा था तो वहाँ पर एक ऑफिसर बैठे हुए थे वर्दी में। उन्होंने मुझसे पूछा बेटा क्या हुआ? मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मसला हो गया। तो कहने लगे लैपटॉप किसका था? मैंने कहा कंपनी का। तो कहने लगे आगे से कि सबका कंपनी का छिन रहा है, अपना किसी का नहीं जा रहा। तो ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मैं रवैया मॉडल पुलिस स्टेशन का रवैया बता रहे हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल इस तरीके से IO के साथ मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनको वो किया। मैं उनको जाए वकुआ पर ले गया। जाए वकुआ पर मैंने उनको सारी चीज़ें दिखाई। वहाँ पर एक कैमरा भी था जिसकी तरफ मैंने इशारा किया कि सर ये कैमरा है कि अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है तो मेरे ख्याल से जितने पॉसिबल ज़राए आपके हाथ में मौजूद होते हैं आप सबसे पहले उनको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। बजाय इसके कि आप मुझे कहें कि किसी भी चीज़ की निशानदेही की जाए, तो आप सबसे पहले उस जो आपके हैंड्स ऑन में जो चीज़ है आपकी गिरफ्त में मौजूद है, जिसके एक्सेस है आपके पास, आप उसकी एक CCTV निकलवा लें। वक्त और टाइम डेट ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। कोई लंबी आपको मतलब एक्सरसाइज या एफर्ट भी नहीं करनी पड़ेगी। अगर ये कैमरा ख़राब है तो ये एक सेपरेट बात है। अगर चल रहा है तो सर आपने 24 नवंबर को रात 7:45 से लेके 8:15 बजे तक की आधे घंटे वो भी फास्ट फॉरवर्ड पे देख सकते हैं आप, ठीक है ना। एनीवेज उन्होंने बहरहाल वो सारा वहाँ का मुआयना किया और वो उसके बाद वहाँ से हम वापस थाने आ गए। थाने आने के बाद उन्होंने मुझे जो है वो 2 पेपर दिए और 2 पेपर के बाद एक था CPLC का पेपर कि आप CPLC ऑफिस जाएंगे और वहाँ पे जाके स्केच वगैरह बनवा लीजिएगा। दूसरा था CRO के लिए कि आप वहाँ पे क्रिमिनल ऑफिस रिकॉर्ड में जाके क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड देख के अगर आप किसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो वो कर लीजिएगा। मीनवाइल उन्होंने मुझे एक चीज़ और भी बताई कि मैं उन इन्वेस्टिगेशन साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, उन्होंने मुझसे बहुत ताउन किया। साथ ही साथ उनकी मजबूरी भी मुझे नज़र आई, जो उन्होंने मुझे एहसास भी दिलाया किसी न किसी तरीके से कि आपका फ़ोन इसमें जाएगा ट्रैकिंग पे। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि फ़ोन ट्रैकिंग पर जाएगा, जिस बंदे से हमने फॉलोअप लेना है ना कि क्या आपका फ़ोन ऑन हुआ या नहीं, उस बंदे को कुछ पैसे देने, लाइक 1,000 रुपये। तो मैंने कहा क्यों? कह रहे उससे ये काम थोड़ा जल्दी हो रहा है। कह रहे मुझे नहीं चाहिए पैसे भाई, लेकिन उस बंदे को चाहिए कि वो मतलब हमें फिर रिपोर्ट देता रहेगा। तो ये भी एक सरप्राइज़ था कि ऑलरेडी मेरे घर में खाना बाद में आता है, टैक्स पहले मेरी तनख्वाह से कट जाता है। तो इतने पैसे तो ऑलरेडी मैं दे रहा हूँ। मैं मोबाइल की कॉल करता हूँ तो उससे पहले टैक्स कट जाता है, कॉल मेरी बाद में मिलती है। ठीक। तो ऑलमोस्ट जितनी चीज़ें हैं तो उस पर टैक्स हम पहले दे रहे हैं, इस्तेमाल बाद में कर रहे हैं। उसके बावजूद भी मतलब यहाँ पे ये वाला मामला क्या, तो यहाँ भी आप यही कह रहे हैं ना, टैक्स आपसे पहले किया जा रहा है, फिर आपका काम किया जा रहा है। उनकी ज़बान में बिल्कुल यही है ना, यहाँ भी यही चीज़ है, आपके लिए कुछ नया नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो खैर मुझे एहसास हो रहा है इन चीज़ों का।
तो उन्होंने मुझसे कहा, फिर मैंने उनसे कहा कि अच्छा मुझे अब ये बता दें और कितनी जगह कितने पैसे लगेंगे। तो उन्होंने कहा तकरीबन टैक्सेस बिल्कुल कि 2000 रुपये तक लग जाएंगे, एसएसपी ऑफिस में आपकी फ़ाइल वगैरह बनेगी तो 500 एक जगह देने, 500 एक जगह देने। उन्होंने कहा कह रहे साहब नहीं लेते, वो नीचे के जो लोग हैं, वो जो आपको पता है हमारा सिस्टम है। तो ये सर इतनी पूरी लंबी मैंने एक तमहीद बांधी आपके सामने। ये तमहीद बांधने का मकसद ये है कि मेरा एक्सेस इस कैमरे तक है तो मैं अपनी बात रिकॉर्ड करवा के आपको ये इशू हाईलाइट करवा रहा हूँ। सैकड़ों केसेस होते हैं और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, हम इतने नैरो माइंड लोग नहीं हैं, हम कराची में रहने वाले लोग हैं। दुनिया के तमाम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में क्राइम होता है, लेकिन सर क्राइम के बाद जो जलालत है ना, वो मेरा ख्याल से सिर्फ पाकिस्तान में ही होती है कि एक बंदा जो मुद्दई है उसके साथ ऑलरेडी इतना प्रॉब्लम हो चुका है, अगेन आप उसको एक मेंटली फ्रस्ट्रेशन में डाल देते हैं कि एफआईआर करवाओ ना करवाओ। भाई नहीं करवाएं तो क्या करें, कुछ तो हमने करना है ना, हमें रेजोल्यूशन तो चाहिए। हम तो आपके साथ खड़े हैं, हम आपकी इज्जत भी कर रहे हैं, आपके साथ ताउन भी कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। असल में एनीवेज आज मुझे, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आज मैंने फिर सीआरओ जाने का इरादा किया। सीआरओ गया तो मैं ये कानों को हाथ लगाता हूँ इस कैमरे के सामने और मैं दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह ताला कभी किसी दुश्मन को भी वहाँ उस ऑफिस में ना लेके कि वो उस बिल्डिंग की हालत देखकर आधा पागल हो जाएगा या वो मेंटली स्ट्रेस में आ जाएगा कि मैं किस जगह आ गया हूँ। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और मैंने हर चीज़ को एक्सपीरियंस इसलिए किया ताकि मुझे पता तो लगे ना, मैं घर में बैठ के सिर्फ तनकीद ना करूँ, मुझे भी दरअसल इस सिस्टम का पता लगे कि सिस्टम कितना आसान है या कितना मुश्किल है। ये सारी बातें करने का मकसद किसी की तजलील करना नहीं है, ये सिर्फ इसलिए की जा रही हैं आपके सामने बातें कि एक कॉमन मैन को क्या इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं। मैं तो फिर थोड़ा मेरा एक्सेस आप तक था, यारों दोस्तों तक था, या मेरा एक सर्कल था, तो मैंने अपनी बात कर दी। बेचारे लोग डर की वजह से बातें नहीं करते, परेशान होते, उनको कोई प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते। तो इस तरीके से आज की मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है सीआरओ ऑफिस से। अच्छा, एक और ट्विस्ट यहाँ पे बताऊँगा। सीआरओ ऑफिस में गया तो वहाँ पर जो साहब मुझे मिले वो मुझसे कहने लगे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का है। तो मैंने कहा वो तो नहीं है। तो कह रहे उनके बगैर आप कैसे गए। मैंने कहा मुझे क्या पता कि क्या सिस्टम है, मैं तो आपकी बातों को मान रहा हूँ ना कि एक वर्दी वाला बंदा मुझसे कह रहा है कि आप ये फॉर्म लेके जाएं और इन्वेस्टिगेशन करवा के अपनी शनाख्त जो आपने करनी है वो करके और इस पर रिसीविंग ले आए। आप मुझसे कह रहे हैं कि जी वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी साथ, तो मुझे पता ही नहीं मेरे साथ किसने आना है, ये तो आप लोगों का इंटरनल मैटर है। तो एनीवेज फिर उन्होंने बहरहाल मुझे रिसीविंग दे दी। तो उन्होंने कहा आता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साथ में। मैंने कहा सर मुझे नहीं पता, मुझे पता होता तो जो मैं इतने पिछले 10-12 दिन की एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो आज मैं उनके साथ ही आता। चले तो बहरहाल ये आज का कंक्लूड हुआ है और अभी वो स्टिल इन प्रोसेस है। अब मुझे CPLC ऑफिस में जाके स्केच बनवाना है और लेट्स सी। कार भाई ना, मैं पुलिस की फेवर में हूँ, मैं आपके साथ बिल्कुल हक बयान किया आपने, मैं आपके दुख में बिल्कुल शरीक हूँ। इसके अलावा मैं और कुछ कर भी नहीं सकता, शराकत अपनी डाल लेंगे, क्योंकि हमारा सिस्टम ही यही है। तो हमें अपने आप को सिस्टम के साथ ही चलाना पड़ता है, मजबूरी है, लेकिन हम कोशिश करते हैं। और दुआएं हमारी कि अल्लाह पाक ये जो आपने कहा ना मॉडल सिस्टम था वो, तो ऐसा मॉडल थाना हमें देखने को मिल जाए और सब चीज़ें ऐसी हो जाएं जैसी हम सुनते हैं जाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि ये सब कुछ बेहतर हो जाए, हम सिस्टम में आ जाएँ, अच्छे सिस्टम में आ जाए, ना कि जो सिस्टम अभी चल रहा है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर दूसरे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।